लेट्स फाइट बयानबाजी। बयानबाजी में मैं आपके साथ महेश सिंह और बात करते हैं उन बयानों की जो डालते हैं देश और दुनिया पर अपना खास और गहरा असर। उत्तर प्रदेश में कोडीन आधारित कप सिरप की अवैध तस्करी के मामले में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि जितने भी माफिया थे उन्हें शरण देने वाली समाजवादी पार्टी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सही कहा है कि समाजवादी पार्टी के कई लोग इस मामले में शामिल हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं कि समाजवादी पार्टी को लोग गुंडों की सरकार, जितने माफिया थे सारे माफिया को शरण देने वाली समाजवादी पार्टी, तो उस काम में वो सब माहिर है। तो मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो सही कहा है कि समाजवादी पार्टी के बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। जांच हो रही है, जांच के बाद देखिएगा ना, नाम सामने आएगा सबका। अखिलेश यादव तो इस पर उधर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कप सिरप के अवैध कारोबार मामले में योगी सरकार पर पलटवार किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से इस धंधे का संचालन होने का गंभीर आरोप लगाया है। जो घटनाक्रम चल रहा है और कोडीन को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण बातें सरकार छिपा रही है, और एक इसके हम टाइमलाइन देखें और फॉलोअप करें स्टोरी, जो स्टोरी को अगर हम फॉलोअप करेंगे, आवाज ये वाला बंद कर देना आप, अच्छा ठीक है। अगर हम स्टोरी को फॉलोअप करें, उत्तर प्रदेश में एक ट्रक के पकड़े जाने से कप सिरप के अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का कैसे पता चला। उत्तर प्रदेश में एक ट्रक के पकड़े जाने से कप सिरप के अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का कैसे पता चला। यूपी 3.5 करोड़ का कप सिरप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दवा कीमतों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वर्षों से अमेरिकी दुनिया में सबसे ज्यादा दवा कीमतें चुका रहे थे, जबकि अन्य देश बहुत कम भुगतान करते थे। ट्रंप ने कहा, मेरे मोस्ट फेवर्ड नेशन ड्रग प्राइसिंग एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत अब हमने घोषणा कर दी है कि अमेरिका अब दवाओं के लिए दुनिया के किसी भी देश की सबसे कम कीमत ही चुकाएगा। And I'm doing what no politician of either party has ever done before, standing up to the special interests and demanding lower prices for the American people. This is what we're doing. You know, it's called favored nations. And nations all over the world were screwing us. We would have prices that were 10 times higher than the prices they were charging in London and in Paris and all over the world. We had the highest prices for drugs because we had politicians that wouldn't. I did it at the beginning, at the first, but then we had a thing called, you know what happened, COVID? And it was sort of hard to go after France and Italy, say, listen, on top of all your COVID all over the place with everyone dying, we want you to pay a lot of money for drugs. You can't do it. But we did it, and nobody's ever even thought of doing it before. I've negotiated and really did it directly with 17 of the world's largest drug companies, as well as foreign nations that were taking advantage of your country. बांग्लादेश के राजनीतिक हालात के बीच भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में फिर तनाव बढ़ गया है। दरअसल बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता हसनत अब्दुल्ला ने भारत को खुली धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर भारत बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोशिश करेगा तो ढाका भी भारत के पूर्वोत्तर के 7 सिस्टर्स राज्यों के अलगाववादी समूह को शरण देगा। ढाका में एक रैली में अब्दुल्ला ने ये बयान दिया, जिसके बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाया और बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया। बांग्लादेश में उस्मान हादी की संदिग्ध मौत के बाद देश भर में हिंसा भड़क उठी है। राजधानी ढाका समेत कई जिलों में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे, वाहनों में तोड़फोड़ और झड़पों की खबरें सामने आई हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक उस्मान हादी की मौत को लेकर छात्र संगठनों और पुलिस के बीच तनाव बढ़ गया है। विपक्षी दलों ने सरकार पर हत्या की जांच दबाने का आरोप लगाया है। उन्होंने गोली मार दी थी। उसके बाद से उनका सिंगापुर में इलाज चल रहा था, जहां उनकी मौत हो गई।
जिस दिन हादी को गोली मारी गई थी उससे एक दिन पहले ही बांग्लादेश में चुनावों का ऐलान किया गया था। वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। एक छात्र ने हादी को ऐसे याद किया। हादी भाई छिलेन जुलाई के धारण करा अन्यतम एकजन व्यक्ति। हादी जुलाई में हुए प्रदर्शनों के मुख्य चेहरों में से एक थे। वो हमसे कहते थे कि राजनीतिक झुकाव कैसा भी हो, एकजुट रहना है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार हैं। उन्होंने हादी की मौत को देश के लिए बड़ा नुकसान बताते हुए शांति की अपील की है। আমি আবারও স্পষ্টভাবে বলতে চাই, ওসমান হাদি ছিলেন পরাজিত শক্তি। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि उस्मान हादी हराई जा चुकी फांसीवादी आतंक की ताकतों के दुश्मन थे। क्रांतिकारियों को डराने के लिए उनकी आवाज को दबाने की किसी भी कोशिश का मुकाबला किया जाएगा। डर, आतंक या खून खराबा लोकतंत्र की ओर देश की यात्रा को रोक नहीं पाएगा। গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা কেউ থামাতে পারবে না। हादी को भारत विरोधी रुख के लिए जाना जाता था। शुक्रवार को दिन भर भी बांग्लादेश में कई जगहों पर प्रदर्शन होते रहे। ढाका से और जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता नकीब बहार। I'm standing right in front of Dhaka University. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाओं पर दिए बयान का पार्टी नेता तारिक अनवर ने समर्थन किया है। उन्होंने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है। उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी ने बहुत सही सवाल उठाया है। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है और उसे बनाने में भारत का सबसे बड़ा योगदान है। वहां के लोगों में अगर भारत विरोधी भाव है, विशेषकर किसी धर्म विशेष के खिलाफ, तो ये बहुत ही दुखद है। अपील की है। प्रियंका गांधी ने कहा वहां हिंदू समेत ईसाई और अल्पसंख्यकों के साथ जो है हिंसा बढ़ रही है। एक दीपू चंद्र दास नाम के हिंदू की मॉब लिंचिंग में हत्या हुई, जिस पर सवाल उठाया गया। प्रियंका जी ने बहुत सही सवाल उठाया है, प्रश्न उठाया है। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है और उसको बनाने में भारत का सबसे बड़ा योगदान है। और वहाँ की सरकार या वहाँ के लोगों में अगर भारत विरोधी इस तरह की फीलिंग है और ख़ासकर एक धर्म विशेष के खिलाफ, तो ये बहुत ही दुखद है और इसको सख्ती से भारत सरकार को और हमारे विदेश मंत्रालय को देखना चाहिए। और ये बहुत अफसोस की बात है कि एक छोटा सा मुल्क और जो हमारा पड़ोसी है उसको हम ठीक ढंग से उसको हम टैकल नहीं कर पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति की भी कमजोरी है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बांग्लादेश की स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि वहां जो माहौल है वह बेहद चिंताजनक है और ऐसा भीड़ तंत्र हावी नहीं होना चाहिए। थरूर ने कहा है कि फरवरी में वहां चुनाव होने वाले हैं और उम्मीद है कि लोकतंत्र की वापसी होगी। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक वायरल वीडियो पर शशि थरूर ने कहा है कि सभी महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और ये घटना गलत थी। कि इस किस्म की मॉब रूल जो किया जाता है ये बिल्कुल नहीं चलना चाहिए हमारे पड़ोस देश में। और ये भी है कि हमारी स्थायी कमेटी जो है संसद में, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी विदेश कार्य करती, हम लोग भी बोले थे कि हमको अच्छे रिश्ता चाहिए बांग्लादेश के साथ। हम तो चाहते हैं कि बांग्लादेश में सब कुछ स्टेबल तरह से जाए। उनका चुनाव भी आने वाला है फरवरी महीने में और हम चाहते हैं कि वहाँ लोकतंत्र वापस आए। लेकिन इस हाल में जैसी चीज़ें चल रहे हैं ये बहुत चिंतित बात है। और भारत के लिए हम तो ऐसे संतुष्ट नहीं हो सकते और हम उनसे संपर्क लेकर सरकार से कहना चाहेंगे कि इस किस्म की चीज़ें नहीं होना चाहिए। एक उदाहरण आपको दे दूं तो बांग्लादेश के लोग चाहते थे कि वीज़ा ज़्यादा मिल जाए भारत को आने के लिए। सब लोग आना चाहते हैं या मेडिकल अपॉइंटमेंट्स के लिए या लोगों से मिलने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, जो भी है। और बहुत शिकायतें मिले थे हमें पिछले साल की वीज़ा आप लोग बहुत कम कर दिए हैं। अब तो हम वीज़ा को नॉर्मलाइज कर रहे थे और देखिए कल की ये दुर्घटनाओं के कारण हमारे 2 असिस्टेंट हाई कमीशन वीज़ा देने बंद करना पड़ा। तो इस किस्म के चीज़ों दोनों देश के लिए अच्छा नहीं है और बांग्लादेशियों को भी काफ़ी तकलीफ देते हैं। तो हम चाहते हैं कि वहाँ शांति समाधान आ जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींचा है। देखिए उस विषय पे हम सब जानते हैं। हम जो मुस्लिम महिलाओं और सारे महिलाओं को सम्मान देना चाहिए उसके अनुसार ये ठीक नहीं था। मैं उससे ज़्यादा नहीं कहना चाहता। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वायरल वीडियो पर सरकारी
तिब्बी कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद महफूजुर रहमान ने सफाई देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री ने हिजाब खींचा नहीं था बल्कि हटवाया था ताकि महिला का चेहरा साफ दिखाई दे सके। उन्होंने कहा है कि घटना को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। अरे सर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिजाब नहीं खींचा बल्कि हटवाया था कि हटा दो, और वो अपना ठीक है, वो अपना हाथ से भी जो है कि उसको हटाए हैं, खींचा नहीं है बल्कि वो उसको गलत सेंस में जो है कि लिया जा रहा है। इससे न तो कोई इस्लाम को जो है कि ख़तरा है या इस्लाम को उन्होंने ठेस पहुंचाया या कोई मुसलमान लड़कियों को जो है कि नीचा दिखाने की उनकी मंशा थी, बल्कि वो जब बच्चे सब देख रहे थे कि सब खुशी मना रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, एक दूसरे से लेके सेल्फी ले रहे हैं, तो देखे कि बच्ची का सेल्फी अच्छा नहीं आएगा और चेहरे पे जो है कि हंसी नहीं दिखेगा, इसलिए उन्होंने जो है कि पहले मुंह से कहा कि चेहरे को क्यों ढकी हुई है, हटा लो, तो अपने हाथ से जो है कि हटा दिया है उन्होंने। तो हमारे हिसाब से ये कोई गलत नहीं किया है। हर गार्जियन जो है कि चाहता है कि हमारा बच्चे के चेहरे पे जो है मुस्कुराहट रहे और खुशी। साइट पे ये खबरें आ रही है कि नुसरत अब ड्यूटी ज्वाइन नहीं करेगी। नहीं, तो गलत बात है। अभी तो उसके क्लासमेट से जो है कि उसकी क्लासमेट है बिल्किस परवीन, उससे भी नहीं बात हुई है, तो बोली कि कल ज्वाइन करने जा रही है, और वो कहीं पटना ही में है मुस्तकिल, कहीं बाहर नहीं गई है, पटना से बाहर नहीं गई है किसी दूसरे राष्ट्र में। हाँ, वो सब तो गलत हो रहा है। पता नहीं क्यों इस तरह से जो है कि इसको राय का पहाड़ बनाया जा रहा है। छोटी सी बात को जो है कि बहुत बड़ी बात बनाई जा रही है, और इसको हिंदू मुस्लिम के एंगल से भी जोड़ दिया गया है, जो गलत है। हमारे हिसाब से बिल्कुल गलत बात है। आपकी नजरों में आप कैसे देखते हैं जिस तरह से मुख्यमंत्री ने हिजाब खींचा? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने हिजाब खींचा नहीं है, बल्कि पहले तो उन्होंने कहा कि बाबू इसको हटाओ, क्या मुंह ढकी हुई हो, सब खुशी मना रहा है, हंस रहा है। तो उन्होंने ये कहा था कि खींचा नहीं था, हटा दिया था कि तुम भी जो है कि मुस्कुराओ, सबके साथ जो है कि खुशी शेयर करो, है ना। तो ये बात थी, उसको गलत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के उद्घाटन के दौरान कांग्रेस पर प्रहार किया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के लिए मजहबी तुष्टीकरण के षड्यंत्र रचे और घुसपैठियों को खुली छूट दी गई। भाइयों बहनों, बोरदोलोई जी ने आजादी के पहले तो आसाम को बचा लिया था, लेकिन उनके बाद कांग्रेस ने फिर से असम विरोधी और देश विरोधी काम शुरू कर दिए। कांग्रेस ने अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए मजहबी तुष्टीकरण के षड्यंत्र रचे। बंगाल और असम में अपने वोट बैंक वाले घुसपैठियों को खुली छूट दी गई है। यहां की डेमोग्राफी को बदला गया है। इन घुसपैठियों ने हमारे जंगलों पर कब्जा किया, हमारी जमीनों पर कब्जा किया। इसका नतीजा यह हुआ कि पूरे असम की सुरक्षा और पहचान दांव पर लग गई है। साथियों, आज हेमंत जी की सरकार और उनकी टीम के सभी साथी बहुत मेहनत से असम के संसाधनों को इस गैर कानूनी और देश विरोधी अतिक्रमण से मुक्त करा रही है। मोदी ने कहा है कि बीते दशकों में कांग्रेस सरकारों ने असम और पूर्वोत्तर को विकास की मुख्य धारा से दूर रखा। इस लापरवाही का खामियाजा देश की सुरक्षा को भी भुगतना पड़ा। बहुत बड़ा खामियाजा देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता को उठाना पड़ा। कांग्रेस की सरकारों में हिंसा का दौर दशकों तक फलता फूलता रहा। हम केवल 10-11 साल के भीतर उसे खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। पूर्वोत्तर में पहले जहां हिंसा और खून खराबा होता था, आज वहां 4G और 5G टेक्नोलॉजी से डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंच रही है। जो जिले कभी हिंसाग्रस्त माने जाते थे, आज वो आकांक्षी जिलों के रूप में विकसित हो रहे हैं। आने वाले समय में यही इलाके इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनेंगे। इसलिए आज नॉर्थ ईस्ट को लेकर एक नया भरोसा जगा है।
हमें इसे और मजबूती देनी है। बयानबाजी में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।